मेरे भाइयों, जो हमारी क्लास 6th है उसका चैप्टर नंबर 2 दैट इज ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ये नई बुक के अकॉर्डिंग है, जो हमारी नई एनसीईआरटी आई है उसके अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कहता है? कहता है जब भी आप अर्थ को देखते हो स्पेस से, अब देखो हर कोई इंसान नहीं देख सकता, लेकिन जब भी आप स्पेस मतलब अर्थ के जो ऊपर, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते हो तो एक स्पेस आ जाता है। स्पेस मतलब जहाँ पे हवा कुछ भी नहीं, सब काला पड़ा है इस तरीके से। तो अगर आप अर्थ को कभी भी जो स्पेस से देखोगे ना, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो पृथ्वी है ना, बाकी ग्रह के साथ अगर आप कंपेयर करो कैसे भी, आपको इस तरीके से नीली नजर आएगी। और ये जो नीला कलर है पृथ्वी के अंदर, ये रिप्रेजेंट करता है पानी। तो ज्यादातर जो अर्थ का सरफेस है ना वो पानी होता है, इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट है ना, इसे एक नीला ग्रह, जो अर्थ को है, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग 3/4 जो अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस का 3/4 हिस्सा वो पानी से ढका हुआ है। यानी कि एक पृथ्वी है, अगर आप उसको 4 हिस्सों में बांट दो तो 3 हिस्से आपको पानी नजर आएंगे और एक हिस्सा ऐसा होगा जहां पर जमीन आपको नजर आएगी। तो पानी ज्यादा एरिया घेरता है जमीन से, इसलिए अर्थ आपको ज्यादातर नीली दिखाई देती है पानी की वजह से। ठीक है ना? चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज ओशन क्या है। ठीक है ना? ओशन को क्या कहते हैं? तो देखो कुछ भी नहीं है, आप पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो भी आपको बड़ी बड़ी पानी की जो वाटर बॉडीज नजर आती हैं वो कहलाती हैं ओशन। ठीक है ना? सिंपल परिभाषा, ओशन जो है ना, समुद्र में जो सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी, वो जो पृथ्वी पे पाया जाता है उसको ओशन कहा जाता है। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अर्थ का आप चित्र देख रहे हो, तो आप देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके के ओशन का नाम है। ठीक है? ये भी ओशन है, ये भी ओशन है, ये भी ओशन है, ये भी ओशन है। 5 ओशंस होते हैं, जैसे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, उसके बाद सदर्न ओशन या फिर आर्कटिक ओशन, इसे अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, ओशन जो होते हैं ना, ज्यादातर अर्थ का सरफेस कवर करते हैं। ठीक है? ये देखो इस चित्र में भी आप देख सकते हो। और ये जो ब्राउन ब्राउन हिस्सा दिख रहा है आपको, जब भी आप स्पेस से अर्थ की तरफ देखोगे तो कुछ ब्राउन कलर भी नजर आता है आपको। ब्राउन कलर जमीन को रिप्रेजेंट करता है, जो 1/4 है। यानी कि 4 हिस्सों में अगर पृथ्वी बट जाए तो एक हिस्से में आपको जमीन नजर आएगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक एक निकल के आता है दैट इज लैंड मास। लैंड मास क्या होता है भाई? ये लैंड मास को हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि लैंड मास के बाद आप कॉन्टिनेंट समझोगे। देखो बहुत ध्यान से समझे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे जो कॉन्टिनेंट, जैसे आप क्या कहते हैं, आप इसे कहते हो प्रायद्वीप। ठीक है ना? कितने आपके जो है क्या कहते हैं, द्वीप है, बड़े बड़े जो ये है ना, इस तरीके से। तो एक्चुअल में सीन क्या है ना, देखो आज के टाइम पे तो आप लोग प्रेजेंट डे पे आपके 7 कॉन्टिनेंट कहते हो, है ना? आपको पता होंगे आपके 7 कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। ये लगभग जो एरिया थे ना, एक ही जगह पर एक साथ चिपके हुए थे आपस में, तो इसे कहा जाता था लैंड मास। ठीक है ना? और फिर आगे जाके धीरे 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 थोड़े अलग हुए। देखो कैसे कैसे ना, है 250 मिलियन साल पहले ऐसे थे, फिर धीरे धीरे देखो नीचे वाला जो जमीन है उसको गोंडवाना लैंड, इंडिया भी इसी का एक पार्ट था, ऊपर वाला लोअर एशिया, इस तरीके से करके। ठीक है? फिर धीरे धीरे देखो और डिवीजन हुआ। फिर एक टाइम पर जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब साथ में थे, और इंडिया आगे जाके, आपने पढ़ा है कि इंडिया आगे जाके जो एशियन प्लेट्स थी उनके साथ मिल गया और वो एशिया का पार्ट बन गया था, लेकिन उससे पहले वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। ठीक है ना? और यहीं से जब वो इंडिया जो है हमारा एशिया से टकराया, तो वहीं से माउंटेन्स का भी निर्माण होता है। ठीक है ना? ये चीज भी हम उसमें पढ़ते हैं। खैर, हमें यहाँ पे समझना है लैंडमास और कॉन्टिनेंट को। तो आप देखो समझो, एक बहुत बड़ी पृथ्वी पे आपको जमीन नजर आएंगी, तो जितनी भी सारी जमीन है वो सब लैंडमास है, यानी कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब लैंडमास है। और कॉन्टिनेंट क्या है ना, देखो कॉन्टिनेंट कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी सी जमीन होगी, ये पृथ्वी है, इस पे बहुत बड़ी सी जमीन होगी जो पानी के आसपास है। ठीक है ना? कॉन्टिनेंट बड़ा सा डिवीजन लैंड का, जो पहले के समय में एक जमीन हुआ करती थी, आज वो 4-5 हिस्सों में बट गई है, 7 हिस्सों में बट गई है। कुछ लोग अलग अलग तरीके से 6-5 इस तरीके से कहते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से बट गई है। तो उसको जो हिस्सा को बटने को कहा गया है, तो वो बटते हुए फिर वो लैंड मास नहीं, फिर वो कॉन्टिनेंट बन जाता है। ठीक है? बाकी इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है? ओशन जरूरी और कॉन्टिनेंट दोनों ही जरूरी है, क्योंकि इनसे हमारे जीवन प्रभावित होता है। कैसे? देखो, ओशन की अगर हम बात करें, ओशन एंड कॉन्टिनेंट की बात करें, तो तापमान जो होता है ना वो इन पे डिपेंड करता है। ये समुद्र ही तो जमीन पर बारिश ला पाता है ना? क्योंकि समुद्र का पानी आता है हवा में, वो अपने साथ पानी लेकर आता है और फिर जमीन में आके बरसता है ना? जैसे मॉनसून हमारे इंडिया में आता है। ठीक है? और जो वेदर की कंडीशन है वो सारी इन ओशन पे डिपेंड करती हैं। इवन जो क्लाइमेट आपके आसपास क्या मौसम है, ये सब जमीन और ओशन इन सब पे डिपेंड करता है। इवन ये लोग प्लांट और सपोर्ट को भी सपोर्ट करते हैं, प्लांट और एनिमल को भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखो
प्लांट को एक अच्छा क्लाइमेट और पानी चाहिए जीवित जीवन के लिए। एनिमल्स जो है उन्हें क्या कहते हैं, हैबिटेट, रहने की जगह चाहिए, जमीन चाहिए, पानी के अंदर भी जमीन पे भी, ठीक है ना। और ओशन बहुत सारे पानी वाले ऑर्गेनिजम्स का जीवन होता है, वहां पे लोग जीते हैं, तो इससे ह्यूमन लाइफ भी सपोर्ट होती है, हमें खाना पानी खेती बाड़ी हम कर पाते हैं। मत्स्य पालन मतलब मछली खाना, मछली पालना, व्यापार करना, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट, लोगों का बसना, सेटलमेंट मतलब, है ना, व्यापार होना पानी से होता है कि नहीं होता, जहाज चलते, तो ये सारी चीजें कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। और दे इन्फ्लुएंस हिस्ट्री एंड कल्चर, और देखो बहुत सारा इतिहास और कल्चर भी इन पे हमारा दिखता है, ठीक है। लोग जो बसे हैं ज्यादातर आप देखते हो नदियों के पास बसते हैं, उनका सेटलमेंट वहीं हुआ, व्यापार के रास्ते, ट्रैवल, लोगों का कल्चर, बहुत से लोग देवी देवता के तौर पर समुद्र या नदियों को पूजते हैं, तो वो सारी चीजें, जमीन को पूजते हैं, तो इतिहास जो है ना आज के टाइम पे हम देखते हैं वो सब बहुत जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये एक फिगर दे रखी है जहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ को अगर आप स्पेस से देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आता है। जब आप जनरली कभी अर्थ को देखोगे तो आपको क्या होगा ना, जब भी कभी आप इस चित्र को देख लो, आपको क्या कहता है, कहता है ये पैसिफिक, मतलब ये बीच में आपको नजर आएगा। और बाकी चित्रों की बात की गई है यहाँ पर कि अगर आप देखोगे पैसिफिक आपको सेंटर में नजर आएगा, ठीक है, अफ्रीका आपको लेफ्ट साइड नजर आएगा, वो अपने हिसाब से जो चित्र है बुक में उसके हिसाब से बताया गया है। बाकी इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हमारी इंडियन नेवी होती है, जैसे हमारे पास एक होती है जमीन वाली आर्मी जिसे हम सोल्जर कहते हैं, एक होता है एयर फोर्स होती है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास जहाज की भी आर्मी होती है, ठीक है ना। तो जहाज की आर्मी मतलब जो होती है उसे इंडियन नेवी कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो उसका मोटो क्या होता है, देखो हर कोई जो भी क्या कहते हैं आर्मीज होते हैं, कुछ भी होता है, उनका एक मोटो होता है, ठीक है ना, मतलब एक एक स्लोगन होता है कहने का, ठीक है ना। तो ये क्या है, सम नो वरुणा, मतलब इस तरीके से शम नो वरुणा हो सकता है, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं, पर इस तरीके से शम नो वरुण करके, मतलब कि हमारे पे कृपा करना ओ वरुण, ठीक है ना। वरुण मतलब एक वैदिक दीति गॉड है, ठीक है ना, जो एक तरीके से पानी के भगवान है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, उनसे प्रेयर मांग रहे हैं कि हमारे पे आशीर्वाद करना, क्योंकि वो पूरे समय पानी में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, देखो जीवन कुछ भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है, तो उस तरीके से, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उस पर पानी और जमीन कितनी बटी हुई है, ये हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं, एक बार फिर से बात करते हैं। शुरुआत में हमने पढ़ा था जो पानी है वो 3/4 75% है अर्थ पे, और जमीन 1/4 है, 25% है। बट पानी और जमीन दोनों पृथ्वी पे बराबर नहीं है। पानी कितना है, 3/4, और वाटर बोल रहा हूं 3/4, लैंड जमीन 1/4। कुछ पार्ट जो है ना पृथ्वी के, उनमें जमीन ज्यादा है, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर पानी ज्यादा है, यानी कि पृथ्वी में कुछ ऐसी जगह है जहां जमीन ज्यादा है, जहां पर कुछ ऐसी जगह है जहां पानी ज्यादा है। जैसे नॉर्थ का जो हेमिस्फेयर है और सदर्न हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला, पृथ्वी का ये है, इसको 2 गोले में डिवाइड कर दो, एक आधा गोला ऊपर नॉर्थ वाला और आधा गोला नीचे। अब जो कहता है जो ऊपर वाला हिस्सा है पृथ्वी का वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। ये देखो, देख रहे हो, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नदर्न हेमिस्फेयर है, उसमें जमीन ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। ज्यादातर कॉन्टिनेंट, जो पृथ्वी में पूरा एक जमीन था जो छोटे छोटे हिस्सों में बट के चारों तरफ फैल गया, वो ज्यादातर नॉर्थ में है, इसीलिए इसे लैंड हेमिस्फेयर कहा जाता है, जमीन का हेमिस्फेयर, समझ पा रहे हो। और एक है सदर्न हेमिस्फेयर, इसमें पानी ज्यादा है, नीचे वाला, समझ पा रहे हो। और समुद्र ज्यादातर इस हिस्से को कवर करता है, ज्यादातर यहाँ क्या है, समुद्र, ओशन, इसीलिए इसे पानी वाला हेमिस्फेयर भी कहते हैं, समझ पा रहे हो। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जमीन ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फेयर में बेटा ओशन जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, ओशन के कुछ छोटे छोटे हिस्से भी होते हैं जिसे कहते हैं सी। अ पार्ट ऑफ एन ओशन पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। सी में पता फर्क क्या है, सी और ओशन, ओशन तो बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर तक पानी, लेकिन सी जो है ना थोड़ा समुद्र, जैसे अरब सागर, अरेबियन सी है, इंडियन मैप में देखते हो ये तो पूरा इंडियन ओशन है, कितना बड़ा है ना,
लेकिन इतना सा हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ये भी तो पानी है ना। दिस इज, ये जो पानी है ये वाला, अब देखो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला पानी का, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके चारों, इसके इस तरफ जमीन है, इसके इस तरफ भी जमीन है कि नहीं है, तो ये ओशन नहीं कहलाता, ये सी कहलाता है। चलो, तो समझ गए सी क्या होता है। सी, अब देखो ये ओशन है बड़ा सा, लार्ज वाटर बॉडीज, ये जमीन से घिरा हुआ है चारों तरफ, तो इसे कहेंगे सी, अरेबियन सी, अरब सागर, है ना। तो समझ गए सी क्या है? यानी कि ओशन का एक हिस्सा जमीन से कवर हो, तो ये ओशन का एक हिस्सा, देखो एक हिस्सा जमीन से कवर है कि नहीं है, ओशन है। जैसे मान लो बेटा, ध्यान से देखना इस मैप को, अच्छे से समझोगे आप आपने बंगाल की खाड़ी सुना है ना। अब देखो ये वाले हिस्से में एक तरफ से समुद्र जमीन से घिरा हुआ है, एक तरफ से, तो ये सी कहलाएगा। एक तरफ से, वन पार्ट इज कवर्ड बाय लैंड, समुद्र का, ओशन का एक हिस्सा जमीन से घिरा हुआ हो। कितना हिस्सा? ओशन क्या है? बहुत बड़ा समुद्र, पूरी चारों तरफ पानी पानी, जमीन नहीं। लेकिन कोई पूछे सी क्या है, तो सी बोलना है यानी कि समुद्र का ऐसा हिस्सा, एक हिस्सा जो जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है। अब इसी में अगर आप ध्यान से देखो, ये वाले को देखो, इसको, इस तरफ जमीन, इस तरफ जमीन और इस तरफ जमीन, ये तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है? ये तीनों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। तो इसको पता क्या कहते हैं, जो तीनों तरफ जमीन से घिरा हुआ होता है बेटा, इसको कहते हैं बे। बे, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी उसे कहा जाता है। बताओ नहीं समझ में आया तो? क्या आपको सी समझ में आया और बे ऑफ बंगाल समझ में आ गया? सी जो एक साइड से घिरा हुआ हो जमीन से, और बे जो तीन साइड से घिरा हुआ हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ओशन तो बड़ा होता है। एक होता है गल्फ, गल्फ भी सुना होगा, पर्शियन गल्फ, एक बड़ा सा इनलेट सी का, दैट गोज डीप इनटू लैंड। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा ना, ये गल्फ कहलाता है। ये वाला, ये गल्फ कहलाता है, ये हिस्सा गल्फ कहलाता है। ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, समुद्र के बाद धीरे 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 गहराई में ऐसे जाए जा रहा है, समझ रहे हो, इसे गल्फ कहते हैं। ठीक है, समुद्र का हिस्सा जो धीरे धीरे डीप जमीन के पास जाया जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी बुक में लेट्स एक्सप्लोर करके होगा एनसीईआरटी में, जहां क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जहां पर क्वेश्चन होंगे कि ये सर्कुलर लाइन जो मैप्स में दिख रही है क्या है, इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। व्हाट आर लाइंस स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम पोल्स, तो उसे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। कौन से हेमिस्फेयर में ज्यादा पानी है, सदर्न हेमिस्फेयर में। कौन से हेमिस्फेयर में कैसे कैसे बंटवारा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 40% जमीन है, 60% पानी है, लेकिन सदर्न में तो सारा लगभग 80% पानी है, जमीन 20% है। कहता है क्या सारे समुद्र एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? बिल्कुल, सारे समुद्र एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेटा ओशन लाइफ। क्या आता है? ओशन लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा। ओशन जो है ना भाई, वो घर है बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए, जैसे कोरल रीफ, ये देख रही है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये स्टारफिश, सी एनेमोन्स, इस तरीके से, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, एनेमोन्स करके। शार्क, देखिए आपने कभी शार्क देखी है? वेल, वेल देखी है? वेल होती है बेटा। डॉल्फिन है ना, ट्रॉपिकल फिश इसे कहते हैं, सी टर्टल, पेंगुइन, एल्गी जिसे काई कहते हैं। ये सब चीजें समुद्र में होती है ना बेटा, ये सारी चीजें है कि नहीं? तो ओशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी इकोलॉजिकल बनता है भाई, यहाँ पे भी जीव जंतु हैं अलग अलग तरीके के, बहुत सारे जीव जंतुओं को खाना मिलता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है और सपोर्ट करता है इकोसिस्टम, पानी का इकोसिस्टम बनाए रखता है। जैसे जमीन पे पेड़ पौधे जानवर सब रहते हैं, इकोसिस्टम बना रहता है, वैसे ही पानी में भी इकोसिस्टम बना रहना चाहिए। पानी अगर हम बात करें पृथ्वी पे, तो कहता है जो ओशन है ना, उसमें ज्यादातर पृथ्वी पे ओशन का पानी है, समुद्र का पानी है। और ओशन का पानी जो होता है ना, वो थोड़ा सॉल्टी होता है, मतलब नमकीन, पीने लायक नहीं होता, खारा होता है, और पीने के लिए सही नहीं है वो।
और बहुत सारे जमीन पे रहने वाले जानवर और इंसानों के लिए, हम लोग के लिए भी सही नहीं है। फिर वहीं पानी की बात करें तो एक फ्रेश वाटर होता है, पीने वाला पानी जो हम पीते हैं, ये बोलता है बहुत ही छोटी मात्रा में हमें मिलता है। जैसे कहां पे पाया जाता है फ्रेश वाटर? ग्लेशियर में पाया जाता है, बर्फ के पहाड़ होते हैं ना, वो फ्रेश वाटर है, वो पिघलेगा, नदियों में बहेगा, पी लेगा, ठीक है ना। नदियों में मिलता है बेटा, तालाब में फ्रेश पानी मिलता है, एटमॉस्फेयर में जो भाप बनता है ना पानी, वो भी फ्रेश वाटर होता है, तो वो भी एयर में प्रेजेंट होता है। और फिर ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड में स्टोर हुआ होता है, जैसे जैसे जमीन खोदते हैं पानी निकलता है उस तरीके से, ठीक है। तो फ्रेश वाटर बेटा कहां कहां से मिलता है? ग्लेशियर से मिलता है, लेक तालाब से मिलता है, ठीक है ना, और नदियों से मिलता है, एटमॉस्फेयर से, और ग्राउंड वाटर देखो है, समझ पा रहे हो, बर्मे से भी निकालते हैं लोग उस तरीके से, ठीक है। ग्राउंड वाटर की थोड़ी सी बात कर दूं तो ग्राउंड वाटर कैसा है बेटा? देखो, वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, बेनेथ द अर्थ सरफेस, मतलब नीचे अर्थ के सरफेस में, नीचे देखो इस तरीके से यहाँ पे पाया जाता है। ये पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोग खेतों के लिए इस्तेमाल करते हैं और घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वाटर जो अर्थ के सरफेस पे हो, पानी इन सब चीजों के लिए यूज होता है। फिर क्वेश्चन आ गया, थिंक अबाउट इट, अगर अर्थ पे बहुत सारा पानी हो तो इतना फिर भी कमी क्यों पड़ती है पानी की? अगर पृथ्वी पे इतना सारा पानी है तो कमी क्यों पड़ती है पानी की? सोचो, हम ये कह रहे हैं कि 3/4 तो पानी है पृथ्वी पे, तो कमी क्यों है बेटा? वेरी गुड, तो कितना पढ़ा लिखा बच्चा बन गया। अब कल तक गोबर हुआ करता था ये। भैया ज्यादातर पानी क्या है पता है कितना? करीबन बेटा 98% पानी। सोच रहे अगर मान लो 100% पानी है ना, 98% पानी पीने लायक ही नहीं है, सिर्फ 1 से 2% पानी ही पीने लायक है। 3% नहीं बेटा, 1.5 होगा, 3 हो सकता, मतलब देखो अलग अलग बुक अलग अलग लिखती है, हो सकता है, मेरे हिसाब से 1 पॉइंट। और उसमें भी वो जो 1-2% आप पानी देख रहे हो ना, वो भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बाल्टी में आ रहा पी लो, उसमें आधे क्या है? पहाड़, ग्राउंड वाटर, तालाब, नदियां, इस तरीके से, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। और दूसरी भैया, आबादी भी बढ़ती जा रही है, लोग पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी को पॉल्यूट करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। कुछ तरीके बताइए पानी को बचाने के लिए। नहाओ मत, गंदे रहो, पानी बच जाएगा, है कि नहीं? बोलता भाई नलके को जब जरूरत ही नहीं है मत मत बहाओ, है। रिपेयर, अगर मान लो तुम्हारा पाइप लीक कर रहा है, नलका लीक कर रहा है, तो उसको ठीक कराओ, है। और टोकरी यूज करो, शावर मत लो, पानी बचाओ। और पानी को यूज रीयूज करो। जापान में क्या हाथ धोया, जापान के अंदर हाथ धोया, फिर वही फ्लशिंग के काम आ जाता है पानी, वही फ्लश फ्लश हो रहा होता है वॉशरूम में पानी। स्कूल में प्रॉपरली ठीक से नलकों को बंद करो, पानी लीकेज हो रहा हो तो रिपोर्ट करो कि सर सर पानी लीक हो रहा है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग वाटर, चारों तरफ जागरूकता फैलाओ कि पानी बचाएं, जल है तो जीवन है। और बारिश का पानी को स्टोर करें। गांव और शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, मतलब बारिश का जब पानी आता है, बारिश से उससे पानी को बचाया जाता है ना। प्रोटेक्ट करा जाता है तालाबों को, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओगे। अच्छा, पेड़ लगाने से पानी कैसे बचता है? बहुत बड़ा रीजन है, ये जमीन है, पेड़ है, ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल पेड़ों की जड़ें होंगी, अगर मान लो कल को बारिश होती है, पानी जड़ों उसको रोक के होल्ड करके रखते हैं। अगर जड़ें ही नहीं होंगी जमीनों पर तो पानी कहाँ होल्ड होगा, है ना। तो जरूरी होता है। और वाटर पॉल्यूशन मत फैलाओ, समझ पा रहे हो। बाकी देखो ओशन, ओशन के ऊपर फिर से बात करेंगे। ओशन कितने कितने प्रकार के याद है, हमने सारे पढ़ लिए थे। सबसे बड़ा पैसिफिक होता है, फिर कौन सा आता है? अटलांटिक। पैसिफिक पता क्यों बड़ा है? देखो अमेरिका है यहां और यहां, सोचो इतना बड़ा है बेटा यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इसके बाद वापस से यही आ जाएगा। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन होता है, और दूसरा होता है अटलांटिक ओशन, अमेरिका अफ्रीका के बीच में। तीसरा इंडियन ओशन, ठीक है। फिर सदर्न ओशन और आर्कटिक, हालांकि आर्कटिक को चौथा कहा जाता है, पांचवा शायद सदर्न को कहा जाता है, ठीक है, देख लेंगे अभी। ओशन क्या है जी? बड़ी बड़ी बॉडीज, वाटर बॉडीज जो पृथ्वी पे पाई जाती है उसे ओशन कहते हैं। वर्ल्ड मैप को आप देखोगे 5 ओशन माने जाते हैं। पहला पैसिफिक, मैंने बोला था ना, देखो चौथे नंबर पे आर्कटिक कहा जाता है ना। पहला पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर। और इंडियन ओशन की खासियत क्या थी? हाँ, बहुत बढ़िया, सी समझ में आ गया था ना, बे और गल्फ। बेटा चौथा ओशन हमारा होता है आर्कटिक, ओ सॉरी, हाँ आर्कटिक ओशन, ये ऊपर वाला ना, ये वाला
पांचवा हमारा सदर्न ओशन होता है, अंटार्कटिक। सदर्न ओशन कहते हैं इसे, ठीक है, अंटार्कटिक ओशन भी कहलाया जाता है। ऑल्दो कहता है हम लोग जो है ना ओशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर एक्चुअल में बटे हुए नहीं है, ये सब मिले हुए हैं, बटे हुए नहीं है, भले हम इन्हें बांट के रखते हैं। बाउंड्री आपको दिखा रखी, पर ऐसा नहीं है, ये सब आपस में मिलते रहते हैं बेटा, ठीक है। ओशंस कनेक्टेड क्यों है? देखो पानी कभी भी एक दूसरे से रुकना शुरू नहीं होता, वो मिलता रहता है, ठीक है। इस वजह से ज्यादा एनिमल्स ट्रेवल करते हैं, और जानवर भी इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर से उधर नहीं जाएंगे। ओशन लगातार मिक्स होता रहता है, पूरा पानी मिक्स होता रहता है, ठीक है। मरीन लाइफ मतलब बेटा पानी में जीवन, ठीक है। मरीन मतलब ऐसी चीज जो ओशन या सीज से रिलेटेड होती है, मछलियां, डॉल्फिन, वेल, शार्क, सी टर्टल्स और स्टारफिश, कोरल रीफ, ये सब चीजें आपको जो समुद्र में या ओशन में, सी में पाई जाए, वो सब। मरीन फ्लोरा, फ्लोरा मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी इलाके में प्लांट को फ्लोरा कहते हैं, और वर्ड यूज होगा फोना। फोना मतलब होता है उस इलाके में क्या, उस इलाके में जानवर, पानी के जानवर को फोना, और फ्लोरा उसको कहा जाता है। अब जैसे एल्गी है, एल्गी एक तरीके से काई होती है, हरी हरी कलर के, आपने पैचेस देखते हो ना, तो वो, ठीक है। और एक होता है सीवीड, समुद्र का गांजा, वीड मतलब गांजा होता है, ठीक है। फ्लोरा प्लांट का रीजन होता है, उसमें आपको ज्यादातर जो है एल्गी और सीवीड पाए जाते हैं। एल्गी एक छोटा सा पार्ट होता है जो पानी में पाया जाता है। एल्गी क्या करता है? काई ऑक्सीजन बनाता है पानी के अंदर, क्या बनाता है? ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर किसी पानी में काई है तो वो अच्छी है, हाँ, क्योंकि पानी में उसमें ऑक्सीजन रहेगी। एंड फॉर्म द बेस ऑफ मेनी ओशन एंड फूड चेन्स। और बेटा जो ये एल्गी है ना, इससे बहुत सारे ओशन के अंदर जो है फूड चेन बनती है। मतलब कोई एल्गी खाएगा, एल्गी को फिर जैसे मान लो किसी ने एल्गी खाई, उस जानवर को कोई और खाए, उस जानवर को, तो फूड चेन बन जाती है। एल्गी खाते हैं और फिर जिंदा रहते हैं, तो फिर बहुत सारे जानवर उन्हें खा पाते हैं। तो इसीलिए खाना जो है ना, बहुत सारे मरीन जानवर को एल्गी से मिलता है, ठीक है। सीवीड भी एक बड़ा सा प्लांट होता है। ये फूड, मेडिसिन और फर्टिलाइजर के तौर पर काम आता है। फूड खाना, मेडिसिन दवाइयां, फर्टिलाइजर जो खेती बाड़ी में काम आता है, उपजाऊ उर्वरक, खाद उर्वरक डालते हैं ना खेतों में, उसके काम आता है। मरीन फोना, एनिमल, ठीक है ना, ये जितने भी दिख रहे हैं सब मरीन फोना है। एनिमल लाइफ ऑफ अ रीजन, एक रीजन की एनिमल लाइफ क्या होती है। तो मरीन फोना मतलब जो एनिमल ओशन में जी रहे हैं, फिश, डॉल्फिन, वेल, शार्क, सी टर्टल, स्टारफिश, ऑक्टोपस। डाइवर्सिटी क्या? अब देखो डाइवर्सिटी तो पढ़ के बैठे हो आप, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के, तो समुद्र में भी वही डाइवर्सिटी पाई जाती है। एक ही तरीके का पेड़ पौधा नहीं, एक ही तरीके के जानवर नहीं, अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं। एल्गी, छोटी छोटी मछलियां, कोरल रीफ, मतलब ये जो प्लांट देख रहे हो ना आप, मरीन के ये प्लांट, ये कोरल रीफ कहलाता है। इनको तो सनलाइट मिल जाती है, देखो सूरज की रोशनी, लेकिन हमारा जो समुद्र है वो इतना डार्क भी है कि जितना नीचे जाते जाते हो जाओगे तो एक टाइम बाद सनलाइट आनी बंद हो जाती है। ये देखो, तो वहां पे ये बहुत ही ठंडा भी रहता है और डार्क भी है, डीप ओशन। तो सरफेस के अगर पास हो आप, तो वहां तो आपको एल्गी, छोटी मछलियां या सुंदर सुंदर पेड़ पौधे पाए जाएंगे। लेकिन डीप ओशन में जाओगे, बहुत ठंडा और बहुत डार्क, अंधेरा, नजर नहीं आता। तो आपने एक मछली देखी होगी, वो जिसके आगे लाइट, ट्यूबलाइट लगी होती है, वो पिछले साल मर गई थी, ऊपर तक आ गई थी। तो आपने देखा होगा कि क्या होने वाला है, कुछ तबाही होने वाली है, फलाना फलाना हो जाएगा, ऐसे ऐसे बता रहे थे, ठीक है। तो डीप सी फिश जो बिल्कुल समुद्र में नीचे रहती हैं, ठीक है, या अच्छा अच्छा, वो ऊपर नहीं रह पाती, ऊपर जैसे आई ना वो मर गई, क्यों? क्योंकि वो ऊपर के एनवायरमेंट में नहीं रह सकती। सोचो समुद्र में भी दो हिस्से बटे हुए एक तरीके से, तो बिल्कुल नीचे और एक बिल्कुल ऊपर। जायंट बड़े बड़े स्क्विड्स होते हैं, देखो किस तरीके से, ऐसे ऐसे जानवर है, हमें पता भी नहीं है। हमें ज्यादातर पता ही नहीं है नीचे समुद्र में, आसमान फिर भी ज्यादा पता है, नीचे नहीं पता। क्यों? क्योंकि जा नहीं सकते ना, इतना मुश्किल है। जो हर लेयर होती है ना समुद्र की, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें खास होती हैं। अब ओशन की लाइफ है, देखो पिक्चर्स में दिखा रखे कैसे कैसे होती है। जैसे कोरल रीफ देखो, ये सी एनेमोने करके आप देखते हो ना, बिल्कुल इसमें नीमो निकल रहा था, इसमें से नीमो वाली मछली होती है। ये स्टारफिश होती है,
सी के फ्लोर पे रहती है ना। ये डॉल्फिन्स हैं, ये सब पढ़ेंगे एक एक करके, आ जाओ। कोरल रीफ क्या होता है? ये अंडर वाटर में छोटे छोटे क्या कहते हैं, एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते हैं ये ना, ये एनिमल्स के द्वारा ही बनाया जाता है ये सब। कोरल रीफ ये एनिमल्स ही बनाते हैं इसे। तो इनका क्या है कि बहुत सारे जानवर इनमें रहते हैं, मतलब मछली वाले पानी वाले जानवर इस कोरल रीफ में रहते हैं। पेड़ पौधा सा बना हुआ है ना, यहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं यहाँ पे मछली वाले, ठीक है। और इसी को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है समुद्र का। क्या कहा जाता है? रेन फॉरेस्ट, याद रखना। फिर एक होती है स्टार फिश, बड़े बड़े 5 आर्म्स होते हैं, हाथ इस तरीके से, है ना। ये क्या करती है? ये एक फ्लावर की तरह नजर आती है, ये फ्लावर नहीं है, एनिमल है लेकिन ये, ओ सॉरी, वो उल्टा ऊपर चल रहे थे। ये सी के फ्लोर पे रहती है। फिर होता है एक सी एनेमोन करके, इस तरीके से, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सी एनेमोन, ये क्या है? कहता है एक कलरफुल जानवर है जो अटैच होता है किसी पहाड़ से या कोरल से, ठीक है। फिर शार्क, शार्क जो है टॉप प्रेडेटर है, हमला करती है समुद्र में बाकी जानवरों पे, और ये इकोसिस्टम बना के रखती है, क्योंकि हमला कर रही तो क्या सारे जानवर खत्म हो जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, समझ पा रहे हो। फिर एक होती है स्पर्म वेल, स्पर्म वेल कहा जाता है इसे। सबसे बड़ी एनिमल है ये अर्थ पर, सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट, बड़ी में से एक मात्र, बड़ी बहुत बड़ी होती है, इसका वजन बहुत बड़ा होता है। अभी मैं कुछ टाइम पहले ना इनके बारे में पढ़ रहा था, तो तब मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैं आपको बताता हूँ। वेल को पहली बात मैमल कहा जाता है। वेल को क्या कहा जाता है? मैमल। पता है आपको क्या होते हैं मैमल? जैसे हम इंसान है ना, इंसान हाथी वाती ये सब है ना, इंसान अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना, फेफड़ों से सांस लेता है इंसान, ठीक है ना, और गर्म खून वाला जीव होता है। सेम वेल भी ऐसी होती है, इनके भी फेफड़े हैं, यानी कि ये भी सांस लेने के लिए ऊपर आती है। दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू वेल, पृथ्वी का अब तक सबसे बड़ा जीव, 30 मीटर लंबा होता है ये, 1 मीटर इतना होता है। अब इसका 30 गुना, सोचो कितना बड़ा होता होगा, ठीक है ना। और वजन 150 से 200 टन, ठीक है ना। 1 टन जो होता है किलोग्राम में, मतलब 1 टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम होता है। तो वेल का वजन किलोग्राम में 5,500 किलो के आसपास होता होगा। सोचो 5,500 किलो की वेल होती है, समझ रहे हो। जब सांस लेने आती है तो ऊपर आती है। और जो ये स्पर्म वेल है ना, ये वाली, ये करीबन समुद्र में 2000 मीटर तक नीचे जा सकती है, ठीक है। बहुत गहराई तक जा सकती है, इसका मतलब। गाने गाती हैं, गाने मतलब ऐसे नहीं कि कोई सही में गाना गा रही, गाने इन द सेंस की जो आवाज आती है आपको समुद्र में, कभी आवाज आती होगी ना जानवरों की, वो करके इस तरीके से, तो ये हम्प, अपनी जो हम्प है ना उससे आवाज निकालती है, तो उसको गाना गाना कहते हैं। ये आवाजें बहुत किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, ठीक है। इनका जो हार्ट होता है वो भी 180 किलोग्राम के आसपास होता है, सोचो 180 किलो के आसपास का दिल होता है इनका। 90 से मतलब 50 से 90 साल तक जीती है, और कुछ तो 100 साल तक भी जीती है। और इनकी भी जीभ होती है, ठीक है। इनकी ब्लू व्हेल की जो जीभ होती है ना, टंग, उसका वजन पता है किसके बराबर होता है? एक हाथी के बराबर। सोचो, एक हाथी का जितना वजन होता होगा उतने बराबर इनका वजन होता है ना। खतरनाक मजा। अब डॉल्फिन भी थोड़ी इसी तरीके से होती है, लेकिन डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट मानी जाती है। ये भी मैमल्स है। मैमल्स मतलब सांस लेना, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों को दूध पिलाना, इस तरीके से चीजें। और ये अपने प्लेफुल खेल कूद करते हुए बिहेवियर से जानी जाती है। फिर एक आती है ट्रॉपिकल फिश, ठीक है ना, यहाँ पे होगी ट्रॉपिकल फिश। बनी है कि नहीं बनी? ये कलरफुल फिश, ठीक है। तो कहता है
कलरफुल फिश जो है ना वो गर्म ओशन में पाई जाती ज्यादातर, जहां ओशन क्या हो, गर्म। और कोरल रीफ, जहां वो जानवर वानवर रहने की जगह हो। फिर सी टर्टल, कछुए, या आपने देखे होंगे रेप्टाइल है, ज्यादातर समय अपना ये समुद्र में ही बिताते हैं। आपको पता है उड़ीसा के अंदर हर साल लाखों या हजारों की मात्रा में कछुए अपने बच्चे देने आते हैं समुद्र के किनारे, बहुत सारे, जाके चेक करना यूट्यूब पे। फिर एक पेंगुइन आपने देखे होंगे, ज्यादातर ये पक्षी हैं, और ये पक्षी कहाँ जीते हैं, अंटार्कटिका में, वो पूरा पहाड़ी बर्फ बर्फ इलाका है ना वहां, और ये स्विम बहुत अच्छी करते हैं। अब कुछ कुछ चीजें याद रखना, ये हमारी पृथ्वी है, दो हिस्सों में बटी है, ये वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये वाला। नॉर्थ हेमिस्फेयर में पैसिफिक ओशन पाया जाता है। पैसिफिक ओशन कौन सा ओशन, यानी कि वो नॉर्थ ऊपर पाया जाता है। अटलांटिक ओशन जो सेकंड हाईएस्ट है, अच्छा ये नॉर्थन में पाया जाता है, सदर्न में भी पाया जाता है। अटलांटिक भी दोनों जगह पाया जाएगा, लेकिन इंडियन ओशन भी नॉर्थ और सदर्न दोनों में। लेकिन जो साउदर्न ओशन है, सदर्न ओशन है, जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता था, वो सिर्फ साउदर्न सदर्न में पाया जाता है, और आर्कटिक वाला ऊपर पाया जाता है। यानी कि सिर्फ ये ऐसे हैं जो कुछ कुछ जगह पाए जाते हैं, ये तीनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए बड़े भी है ना ये। समझ पा रहे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पैसिफिक ओशन की बात करें तो ये इक्वेटर को क्रॉस करता है, यानी कि दोनों जगह पाया जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। अटलांटिक भी। इंडियन ओशन जो है ना ज्यादातर वो साउथ में है, मतलब ज्यादातर यहाँ है नीचे, लेकिन थोड़ा सा सदर्न में भी है, ठीक है। फिर सदर्न ओशन जो है वो तो पूरा नीचे ही है, और आर्कटिक ओशन वो पूरा ऊपर है, पोल के पास। अब कौन कितना परसेंट में है रैंक वाइज बता देता हूं। वैसे इसको चौथे नंबर पे कहा जाता है आर्कटिक को, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि रैंक वाइज वो पांचवा है। सबसे बड़ा पैसिफिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सदर्न। सदर्न का दूसरा नाम क्या था, अंटार्कटिक ओशन, और ये वाला आर्कटिक है। अब देखो कौन कितना हिस्से में, 46% पैसिफिक ओशन है। सोचो कितना ज्यादा होगा, मतलब 100% समुद्र है तो 100 में से 46% तो पैसिफिक है, और 23% अटलांटिक है, 19% इंडियन ओशन है, और सदर्न 6% और आर्कटिक सबसे कम 4%। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ? इंडियन ओशन जो है उसकी बाउंड्री किस किस के साथ मिलती है। नॉर्थ में बेटा एशिया, जैसे ओशन है, कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन, तो ऊपर की तरफ ये एशिया से मिलता है। वेस्ट की तरफ अफ्रीका है यहाँ पर, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे सदर्न ओशन है, साउथ ओशन। तो इंडियन ओशन के ऊपर एशिया, इंडिया मान लो एक तरीके से, इस तरफ थोड़ा अफ्रीका, और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, और नीचे सदर्न ओशन। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ये देखो चाहो तो इंडियन ओशन, ऊपर एशिया इंडिया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे सदर्न ओशन। कोई दिक्कत है। अरेबियन सी, ये इंडिया के वेस्ट में आप देख रहे हो, अरब सागर, इसकी बात की। अच्छा देखो गल्फ, याद है पर्शियन गल्फ पढ़ा था, जो समुद्र के बाद चारों तरफ इस तरीके थोड़ा आगे जाए, है ना, और यहीं पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सुन रहे हो आप, यहां से हमारे ऑयल्स आते हैं, गैस आती है। आप देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, वहां से क्या आता है, गैसेस बनती है। तो आप लोग, ईरान ने ब्लॉक कर दिया, ईरान ने मना कर दिया, यहाँ से वो नहीं आएगा, तो ये वही जगह है, यहाँ से आता है बन के। ठीक है बेटा, ये आपकी अरब सागर है। अरब अरब सी किसे कहते हैं, जिसमें एक तरफ जमीन हो, याद है कल पढ़ा था, और बंगाल की खाड़ी जिसमें तीन तरफ जमीन हो, है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहता है अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट में आता है, ये आपका इंडिया इसके वेस्ट में आता है। व्यापार अच्छा होता है, फिशिंग के लिए बढ़िया इलाका है, और ज्यादातर यहाँ पे बंदरगाह, जहाँ पे समुद्री जहाज आते हैं, जैसे एयरपोर्ट होता है, एरोप्लेन आते हैं यहाँ पे, शिप्स आते हैं। फिर बे ऑफ बंगाल जो इंडिया के ईस्ट में है, यहाँ पर ज्यादातर जो है नदियां बहती हैं, ज्यादातर नदियां इस तरफ बहती है, ऐसे नदियां इंडिया में इस तरफ ऐसे बहती हैं, इस तरफ बहती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादातर साइक्लोन्स आते हैं, बवंडर टाइप पानी के, दिखाऊंगा अभी आगे चित्र में होंगे। और फिशिंग और व्यापार के लिए बढ़िया है। फिर इंडिया में आइसलैंड आ जाते हैं, इंडिया के दो आइसलैंड है, एक यहाँ पे है लक्षद्वीप, और ये है अंडमान एंड निकोबार, दो आइसलैंड है बेटा।
लक्षद्वीप अरब सागर में है और ये कोरल आइसलैंड है, मतलब यहाँ खूबसूरती दिखती होंगी ज्यादातर, है ना। और ये साउथ वेस्ट इंडिया में आ जाता है। फिर अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। सबसे बड़ा आइसलैंड ग्रुप है, कितने बता रहा था जब मैं, याद है इनको पढ़ा रहा था, कितने थे, 500 और उसमें 36 थे, 500 के आसपास आइसलैंड थे अंडमान निकोबार में और 36 के आसपास आइसलैंड थे लक्षद्वीप में। या बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फिर इसके बाद ओशन एंड डिजास्टर। देखो ओशन है तो भाई उससे डिजास्टर, नुकसान भी होते हैं। कहता है ओशन हमारी जीवन को और पृथ्वी को मदद तो करता है, लेकिन ओशन से प्रकृति में भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो समुद्र का क्या रोल है बारिश में, मतलब ओशन जो है उनसे क्या लेना देना हमारी बारिश का। कहता है जो सफेद सफेद बादल है ना, जो आप पृथ्वी पर देखते हो, वो ज्यादातर समुद्र से आते हैं। आपको बताऊं कैसे आते हैं, समझाऊं? ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर एक इलाका ये है और एक इलाका ये है, अगर मान लो दोनों इलाकों में टेम्परेचर में फर्क है, तो क्या कहते हैं, एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा है और एक तरफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो एक टॉपिक होता है एयर प्रेशर, हवा का दाब, वायु दाब, एयर प्रेशर, वो वहां पे कम होगा अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो। और अगर टेम्परेचर जहां पे कम है वहां पे एयर प्रेशर, बहुत बढ़िया, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये इंडिया का मैप नीचे से थोड़ा ऐसे नजर आता है, इस तरफ समुद्र है, इस तरफ समुद्र है। दिल्ली में नॉर्थ की बात, अभी अपन दिल्ली में है, थोड़ा गर्मी की बात करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ दिल्ली है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ये मान लो फॉर एग्जांपल मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, उन सब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होता है, पता है। हमारे यहाँ टेम्परेचर और वहां टेम्परेचर कम होता है, या फिर ये समुद्र के जो रास्ते हैं ना, यहाँ टेम्परेचर कम होता है। यहाँ टेम्परेचर क्या है, तो एयर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, और दूसरा यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ध्यान समझना भाई, एक्चुअल में जो एयर प्रेशर है ना, वो जहां पर ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ जाता है। एयर जो होती है, जहां पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाती है। अब इस इलाके को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस इलाके को, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, इसका मतलब एयर प्रेशर, और यहाँ पे एयर प्रेशर, तो यहाँ की सारी हवाएं कहां जाएंगी, ऊपर की तरफ। और इसे ही कहते हैं मॉनसून का आना। क्यों? क्योंकि ये समुद्र है, समुद्र की हवाएं, जो बादल अपने साथ आता होगा, हवाएं जो आती होंगी, उन हवाओं में पानी होता होगा, क्योंकि समुद्र की हवाएं तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी, पानी वाली, चिपचिपी, नमी वाली होती है, तो ये अपने साथ क्या लेकर आती है, मॉनसून लेकर आती है, बारिश का मौसम, मतलब पानी लेकर आती है। समझ रहे हो, ये सीन होता है, समझ पा रहे हो। यानी कि ये अभी इस टाइम पे मॉनसून आने वाला है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है और एयर प्रेशर फिर क्या है, कम। उस कंपैरिजन में इन समुद्र के रास्ते पे टेम्परेचर कम है और एयर प्रेशर ज्यादा है, तो वहां की सारी एयर यहाँ आएगी। तो ये जो भी आप देख रहे हो, ये मॉनसून नहीं है, ये किसी और वजह से है, ये मॉनसून मत कहना, ठीक है ना। मॉनसून ये नहीं है, ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो मेरी बात। ऐसे आता है मॉनसून और ऐसे ही जाता भी है। क्यों? अब यहाँ पे ठंड पड़ चुकी होती है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, और एयर प्रेशर फिर, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा और एयर प्रेशर क्या होगा, तो इसलिए हवाएं फिर वापस जाती है, तो यहाँ गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। बेटा ओशन का क्या रोल रहता है बारिश में, अब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया बारिश का क्या लेना देना है। देखो ध्यान समझो, जो समुद्र का पानी है ना, वो भाप बन जाता है। जो समुद्र का पानी है ना, तो सनलाइट पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा पानी गर्म होके भाप बन जाता है। इवापोरेशन समझाया था ना, याद है कुछ टाइम पहले। फिर वो पानी धीरे धीरे भाप बन के ऊपर चला जाता है, और ऊपर बन के बादल बन जाता है, और बादल फिर धीरे धीरे जब जमीन पे गिरता है तो बारिश बन जाती है, और फिर वही बारिश या तो फिर से भाप बन जाएगी, या इस तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है, ठीक है। और मॉनसून जो होता है, जो मैं आपको बता रहा था, वो इसी वजह से आता है, समुद्र के पानी की वजह से। और मॉनसून अगर आएगा बेटा,
तो उससे खेती बाड़ी, पीने के लिए पानी, नदी और तालाब, इंसान का जीवन, ये सब अच्छा होगा। अगर मान लो मॉनसून नहीं आया तो आपकी फसल खराब हो जाएंगी, पानी की कमी पड़ने लग जाएगी और जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रहा साइक्लोन, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से साइक्लोन आता है और क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। साइक्लोन एक बहुत ही पावरफुल तूफान होता है जो किस वजह से आता है, गर्म ओशन के पानी की वजह से होता है, ठीक है। बहुत तेज हवाएं या बहुत तेज बारिश या बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और अपने साथ बाढ़ ला देती हैं, घरों को नुकसान पहुंचाती हैं, खेत भी खराब कर देती है और लोगों की जमीन जायदाद सब खो जाती है, ठीक है ना। ऐसे एक होती है सुनामी, ठीक है ना। सुनामी कुछ नहीं होता, जमीन है, जमीन के नीचे बहुत नीचे प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट आपस में टकराती है, जमीन में डिसबैलेंस होता है, भूकंप आता है। लेकिन यही अगर समुद्र के पानी में हो जाए, मान लो ये समुद्र का पानी है, समुद्र है पूरा, और समुद्र के पानी में भूकंप आ जाए तो इसे कहेंगे सुनामी, ठीक है। मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें, बहुत ऊंची ऊंची, ये देखो कैसे समुद्र में पानी की वेव टकरा रही है और लहरें बहुत तेज तेज बन के आ रही है। या तो इस वजह से होता है या फिर जो वोल्केनो होते हैं ना समुद्र के पास, उनमें जो ज्वाला है वो फट जाता है, इस वजह से डिस्टरबेंस होता है। समझ पा रहे हो बेटा। तो सुनामी बहुत बड़ी बड़ी लहरें पानी की, तो ये या तो अंडर वाटर भूकंप आ जाए या फिर वोल्केनो उठ जाए, ठीक है बेटा। सुनामी बनती कैसे है बाकी, तो सुनामी होती कैसे बेटा, सबसे पहले भूकंप आता है समुद्र पे, मतलब ये ऊपर समुद्र है, ये देखो यहाँ पे भूकंप आएगा, तो जैसे भूकंप आएगा ये टकराव होगा पानी की लहरों का और बहुत ज्यादा पानी इधर से उधर हिल डुल जाएगा। छोटा सा टब उठा लो, उसमें नीचे से धुड़ुम धुड़ुम करो, पानी हिलेगा नहीं है, तो वही चीज, ठीक है ना। बड़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं, देखो बड़ी बड़ी लहरें, ठीक है ना। और ये बड़ी बड़ी लहरें हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल करती हैं बेटा, 1000 किलोमीटर तक, सोचो कितनी दूर दूर तक। और जो भी समुद्र के पास के इलाके हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं सुनामी से, समझ रहे हो, बहुत बुरा हाल हो जाता है। सुनामी के प्रभाव क्या क्या है, जो समुद्र के पास के बीच या समुद्र के पास के इलाके में बाढ़ आ जाती है, रोड या बिल्डिंग को नुकसान हो जाता है, नाव या बंदरगाह सब नष्ट हो जाते हैं और लोगों के जीवन खो जाते हैं। क्या इंडिया में कभी आई है? हाँ, कब आई है? 2004 इंडियन सुनामी। सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर अपने इंडिया के इतिहास में आई थी 26 दिसंबर 2004। एक बहुत ही पावरफुल, और ये आई कहां पे थी? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के पास के सी पे। लेकिन आपको पता है वो तो हजारों किलोमीटर तक फर्क पड़ता है। तो अर्थक्वेक बहुत बड़ा हुआ था, सुनामी आई थी और सुनामी भारत के जो इंडियन ओशन है वहां तक भी आई थी। इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव और भी बहुत सारे देशों पर प्रभाव पड़ा था। 14 देशों को बहुत प्रभाव पड़ा था। और इंडिया में सबसे बुरा कहां कहां प्रभाव पड़ा था? एक तो अंडमान और निकोबार में, जो हमारा टापू है, बहुत सारे गांव उसके डैमेज हो गए थे। एक तमिलनाडु में, तमिलनाडु जो हमारे इंडिया में सबसे नीचे इस तरफ स्टेट है जो, वहां पर बहुत सारे बाढ़ आई थी समुद्र के इलाकों में और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन खोया था। केरला तक भी थोड़ा बहुत नुकसान आया था। कितनी जीवन गए थे बेटा? 2 लाख से आसपास, सोचो 2 लाख के आसपास, बहुत ही बड़ी सुनामी थी। लेकिन बेटा आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे साइंटिस्ट जो है ना वो सुनामी पहले से ही बता सकते हैं, जब वो समुद्र के तट पर पहुंचे उससे पहले ही पता लगा सकते हैं। ये कैसे? शुरुआत में इसे कहा जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, पहले अर्थक्वेक के बारे में पता चल जाता है और उससे अजीब सी समुद्र की मूवमेंट होने लगती है। जो आपका समुद्र है ना वो अजीब सी मूवमेंट करने लग जाता है, जो पानी है ना उसकी अजीब सी मूवमेंट होने लगती है और इससे सरकार और लोगों को वार्निंग दे दी जाती है और इससे एक टाइम मिल जाता है आपको कि आप वो जगह छोड़ के जा सको, अपना जीवन बचा सको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिजास्टर मतलब नुकसान हो जाए और उसकी मैनेजमेंट मतलब उसका नुकसान होने से बचाना। डिजास्टर होने से बच सकते हैं अगर हम, तो बचाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को, कोई कल को नुकसान होने वाला हो या नुकसान हो जाए तो उसके लिए अपने आप को पहले ही तैयार करते हैं और अपने आप को इस
काबिल बनाते हैं कि कल को हम लोग ऐसा नुकसान से बच सके या नुकसान ज्यादा ना हो। क्योंकि डिजास्टर बेटा एक ऐसी चीज है, आपदा, जो कभी भी आ सकती है, आपको कुछ नहीं पता। इसका कोई ये नहीं है कि हाँ इसको आने वाली है, शायद अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं पता कब आपको क्या हादसा हो जाए। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट होती है। कहते हैं गोल क्या होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के? देखो, डिजास्टर को मैनेज करना मतलब कोशिश करना कि वो नुकसान कम से कम हो। इससे क्या चाहते हो आप चाहते हो लोगों की जिंदगियां बचे, है, नुकसान कम हो और लोगों को जल्दी से रिलीफ मिल सके, ठीक है ना, और जो इलाके जहां पे अफेक्ट हुआ है उसको जल्दी से वापस से ठीक किया जा सके। जिसमें एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडिया में जो डिजास्टर मैनेज करती है उसके अलग से एक संस्था बना रखी है जो कहलाती है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या करते हैं? ये डिजास्टर को हैंडल करते हैं। कभी कोई डिजास्टर होता है तो वहां देख रेख संभालना, सेफ्टी के लिए पहले से प्लान्स बनाना, और कोई भी रेस्क्यू टीम होती है जो कल को बचा सकती है उन्हें ट्रेनिंग देना, और इन कामों में कोऑर्डिनेट मिलके चलना, ठीक है ना। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉन्टिनेंट। हमने यहाँ पर ओशन खत्म कर लिया, अब हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था पृथ्वी है, पृथ्वी पे बहुत बड़ी जमीन पूरा लैंड मास कहलाती है, और छोटे छोटे हिस्सों में बट जाए तब जाके भी बड़े बड़े रहेंगे, तब वो कहलाती है कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट बहुत बड़ी बड़ी लगातार एरिया है जमीन के, ठीक है ना। और कॉन्टिनेंट को वैसे देखो गिनना जो है ना वो एक आसान काम नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग देश और अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग तरीके से इसे काउंट करा। मतलब जब कहा ना कि चलो कॉन्टिनेंट गिनते हैं, जैसे समुद्र तो गिन लिए, कितने समुद्र है? 5 समुद्र है। तो वैसे ही कॉन्टिनेंट जब गिनने बैठे तो लगा कि भाई कितने होंगे, तो सब लोग अपना अलग अलग गिनने लगे, बोले नहीं इतने होंगे इतने होंगे। तो अगर आप जमीन के हिसाब से देखोगे तो कॉन्टिनेंट जो है ना वो 4 से 7 हो सकते हैं। वैसे हमें पता है कितने हैं, 7, लेकिन वो कह रहा है 4 से 7 हो सकते हैं। क्योंकि कैसे, कंफ्यूजन क्यों है? कहता है कुछ जो कॉन्टिनेंट है ना वो एक दूसरे से फिजिकली जुड़े हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है, कहने को आप अलग अलग कॉन्टिनेंट मानते हो, लेकिन ये देखो यूजुअली 2 मानते हो, लेकिन ये मिलके एक बहुत बड़ा लैंड मास बनाता है। नॉर्थ अमेरिका, नीचे उसके साउथ अमेरिका आता है, दोनों जो है ना एक बहुत बड़ा लैंड मास है मिलके, लेकिन फिर भी आप कॉन्टिनेंट के रूप में दोनों को अलग अलग गिनते हो, है ना। और अमेरिका को जब आप गिनते हो तो पूरा एक कॉन्टिनेंट मानते हो। जब भी आप कहते हो ना अमेरिका, देखो मैं आपको समझा देना चाहता हूं, आप लोगों को अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर कहीं मैप हो तो हमारा, ये देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट है, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए एक बड़ा सा लैंड मास है। जब भी आप अमेरिका की बात करते हो ना तो ये भी आता है और ये भी आता है। जब आप अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, कितनी जल्दी बता दिया, लेकिन वो सिर्फ पता कितने का है, वो बेटा अमेरिका का नहीं है, वो सिर्फ जो है ना यूएस का है, जो सिर्फ 50 स्टेट्स का बना हुआ है। सिर्फ इतना है, वो यूनाइटेड स्टेट, यूएसए पढ़ते ना, यूएसए, यूएस, वो सिर्फ इतना है बेटा। ऊपर तो कनाडा है, इधर ब्राजील, अर्जेंटीना, नाम सुने होंगे आपने, है ना, ये सब है बेटा। तो यूएसए तो सिर्फ इतना ही है, और हम लोग क्या सोचते हैं अमेरिका ही पूरा है। नहीं, ये साउथ अमेरिका ही ये पूरा अमेरिका कहलाता है। ये हो गए तो पूरे अमेरिका, लेकिन उस तरीके से सेम नहीं है, समझे, जिस तरीके से मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो कॉन्टिनेंट गिनने में ना कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे यूरोप और एशिया, अब आप देखोगे यूरोप और एशिया जो है ना वो भी अलग अलग है। यूरोप अंग्रेजों वाला, एशिया में रशिया, इंडिया सब आ जाते हैं। ये भी दोनों एक ही जमीन के हिस्से हैं, लेकिन इन्हें भी अलग अलग माना जाता है। तो इस पूरे को इकट्ठा कर दो तो यूरेशिया कहलाता है, यूरोप और एशिया यूरेशिया। तो यूरोप को अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका ऐतिहासिक रीजन अलग है, कल्चर में बहुत बड़ा फर्क है। अब ये यूरोप और एशिया को अलग क्यों मान रहे हो? यहाँ इतिहास अलग है, यहाँ इतिहास अलग है, यहाँ कल्चर अलग है, यहाँ कल्चर अलग है, समझ रहे हो। राजनीतिक डेवलपमेंट अलग है,
ठीक है ना। तो जियोलॉजिस्ट जो है ना वो वैसे तो इसे यूरेशिया कहते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट में आता है। ऐसे ही अफ्रीका और यूरेशिया, कुछ लोग जो अफ्रीका है ना वो अलग माना जाता है, लेकिन तुम देखोगे यूरेशिया और उसके नीचे यहाँ अफ्रीका है, ये भी तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी अफ्रीका और यूरेशिया को भी इकट्ठा एक माना जाता है, ठीक है ना। तो भैया बहुत सारे सीन है, ठीक है ना। तो अलग अलग, जैसे 4 कॉन्टिनेंट मानोगे तो यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप, नहीं एशिया और यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों को एक साथ माना जाता है। फिर अमेरिका उसको एक साथ माना जाता है, फिर अंटार्कटिका को अलग माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को अलग माना जाता है। तो 4 कॉन्टिनेंट होंगे तो इस हिसाब से होंगे। लेकिन अगर आप अफ्रीका, यूरोप और एशिया 3 अलग कर दोगे तो 3 यहां बन जाएंगे, अमेरिका 2 होंगे और फिर छठा ये, सातवां ये, है ना। लेकिन कुछ 5 मानते हैं, कुछ कहते हैं नहीं अफ्रीका अलग है, यूरोप और एशिया एक साथ है, तो अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया हो गए। कुछ कहते हैं नहीं नहीं 6 है, 6 में क्या करते हैं, अमेरिका को अलग कर देते हैं, लेकिन यूरोप और एशिया को एक साथ ही रखते हैं, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि नहीं जी 7 है, जो ज्यादातर सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है वो ये कि 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा स्कूल और एटलसेस में यूज होता है, जो ओलंपिक की रिंग्स है। ओलंपिक देखते हो आप, ओलंपिक आता है हर 5 साल में, इस तरीके से ओलंपिक में आप देखते हो 5 रिंग्स होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो 5 कॉन्टिनेंट मानता है, सिर्फ अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो अंटार्कटिका को क्यों नहीं गिनता वो? भाई अंटार्कटिका तो है ना, उसको गिनना चाहिए। वो कहता है यार यहाँ तो लोग ही नहीं रहते, तो इसे क्यों गिनूं, लोग थोड़े ना रहते हैं अंटार्कटिका में, है। तो इसलिए 5 ही ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां लोग रहते हैं, ठीक है ना। ताकि ये आपकी बुक में एक पेज होगा जिसमें पेज नंबर 36, जहां कॉन्टिनेंट का एक्चुअल में आपको शेप दिखा रखा होगा। ताकि सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंट होता है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है। बाकी कुछ सवाल है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, कौन बड़ा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बड़ा है बेटा, ठीक है। और कौन क्या कहते हैं बड़ा है? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, तो बेटा अफ्रीका बड़ा है उससे, ठीक है। कौन बड़ा? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका बड़ा है। क्या यूरोप और एशिया कंबाइंड है यूरेशिया में? और कैसे ये अमेरिका से कंपेयर रहता है? देखो यूरेशिया जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है अमेरिका से, तो हाँ, और इसको इकट्ठा करके यूरेशिया कहा जाता है। बाकी कहता है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट बनाओ, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और सबसे बड़ा एशिया। और हमारे टॉपिक लास्ट पे आ जाते हैं, तो दैट इज आइसलैंड। अब हम टापुओं के बारे में समझेंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट बहुत बड़ी जमीन होती है, वो भी चारों तरफ समुद्र होते हैं, और आइसलैंड बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके भी चारों तरफ समुद्र होते हैं, तो इसलिए आइसलैंड को कॉन्टिनेंट नहीं कहा जाता। जब आप मैप पढ़ोगे तो आप देखोगे कॉन्टिनेंट में जो है सारे जगह नहीं आती, कुछ ऐसे भी छोटे छोटे पीसीज हैं जमीन के जो ओशन में या समुद्र में पाए जाते हैं, और उन्हें हम आइसलैंड कहते हैं। देखो इस तरीके से आइसलैंड क्या होता है? छोटी सी जमीन जिसके चारों तरफ पानी पानी है। एग्जाम्पल, अब पता है कुछ टापुओं की बात करते हैं, जैसे ग्रीनलैंड। आपने देखा मैप के अंदर सबसे ऊपर की तरफ नजर आता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड होता है बेटा, हाँ। श्रीलंका आपने देखा होगा, उसको भी कॉन्टिनेंट कह दो फिर? नहीं। अंडमान आइसलैंड जो हमारा है, लक्षद्वीप, ये सब आइसलैंड कहलाते हैं। तो आइसलैंड और कॉन्टिनेंट में फर्क क्या है ना, आइसलैंड का एरिया बहुत छोटा होता है और कॉन्टिनेंट का एरिया बहुत बड़ा होता है। बाकी आइसलैंड जो होते हैं ना वो चारों तरफ पानी से सराउंडेड होते हैं, और कॉन्टिनेंट चारों तरफ क्या कहते हैं, पानी से सराउंडेड होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं। एग्जाम्पल श्रीलंका और एग्जाम्पल एशिया, जबकि श्रीलंका को एशिया का ही पार्ट माना जाता है, साउथ एशिया का, ठीक है। कॉन्टिनेंट जो है ना पानी से घिरे होते हैं, लेकिन उनका जगह बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है ना। बाकी आइसलैंड कितने हैं भाई पृथ्वी पे, जरा वो भी बता दो। कह रहा भैया लाखों है, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, बहुत सारे हैं। सोचो लाखों आइसलैंड है छोटे छोटे, और कुछ कुछ तो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, वहां मौसम अलग है, आबादी भी अलग है ना। कुछ आइसलैंड तो अनइनहेबिटेड रहते नहीं है, वहां लोग बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है। बाकी ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड है। आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा आइसलैंड बताओ पूरे वर्ल्ड में, ग्रीनलैंड। कौन है? कौन है? देखो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड है। और ये किस किस के बीच में आता है? तो आप जब मैप देखोगे ना, देखो मैं ऊपर मैप चले ही जाता हूं, मैं जाना नहीं चाहता था ऊपर मैप पे, पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ध्यान से।
ये अटलांटिक और ये आर्कटिक, उसके बीच में ये हिस्सा देख रहे हो आप, ये हिस्सा करीबन एक आइसलैंड टाइप है। थोड़ा सा और दिखा देता हूं मैं, कोई बढ़िया सा मैप हो तो। ये रहा देखो, ठीक है, यहाँ ग्रीनलैंड है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा आइसलैंड माना जाता है ग्रीनलैंड, ठीक है। पता है पॉइंट क्या है, एक है ग्रीनलैंड जहां चारों तरफ बर्फ है, एक है आइसलैंड जहां चारों तरफ हरियाली है। उल्टा सीन है, देखो नाम उल्टा है लेकिन चीजें उल्टी हैं। चलो खैर आगे चलते हैं बेटा। बाकी ये किस किस जगह के बीच में, मैंने भी आपको दिखाया, आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में। बाकी इसका जो एरिया है ना वो इतना बड़ा है दैट यू नीड टू कंबाइन द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब ये भी, आइसलैंड भी बहुत बड़ा है ये वाला। पता है कैसा, आपको भारत के 10 राज्य अगर आप इकट्ठे करोगे ना तब जाके ये उस उतने जितना पहुंच पाएगा। यानी कि बहुत बड़ा आइसलैंड है, ध्यान रखना। हाँ, क्लाइमेट कैसे, बहुत ठंडा है और ज्यादातर बर्फ से घिरा हुआ है। इंडिया के आइसलैंड की बात करते हैं, भारत के पास क्या, हमारे पास है आइसलैंड? हाँ, हमारे पास 1300 से ज्यादा आइसलैंड है, और ये जो आइसलैंड है ये एक दूसरे के साथ बड़े बड़े ग्रुप्स में है। सबसे बड़ा आइसलैंड है हमारे पास अंडमान है निकोबार, बंगाल की खाड़ी में है। ये इंडिया है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी बे मैंने आपको समझाया था, तीनों तरफ जमीन से घिरी हुई होती है ना, तीनों तरफ जमीन से घिरा हुआ पानी, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रुप है इंडिया का। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, जानवर, घने घने जंगल है, और अच्छी लोकेशन है ये, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया के लिए। बेटा आराम से, लक्षद्वीप की बात करें तो अरब सागर में, जो एक तरफ जमीन से घिरा हुआ है। कोरल आइसलैंड यहाँ पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोरल आइसलैंड पाए जाते हैं। छोटे हैं साइज में, सुंदर सुंदर बीचेस है, और फिशिंग के लिए बढ़िया इलाका है, ठीक है। चलो बाकी इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम की बात करते हैं। ये क्या है, इंडिया जो था ना वो क्या कहते हैं, एक्टिव नहीं था इन ट्रॉपिकल इलाकों में। जो इंडिया का अंटार्कटिक प्रोग्राम है, मतलब इंडिया ना अंटार्कटिक में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन इंडिया ने अंटार्कटिक में रिसर्च शुरू करी 1981 में। पर्पस क्या था, ये देख रहे थे कि देखो क्लाइमेट बदल रहा है, एनवायरमेंट बदल रहा है, आइस की शीट्स, ये सब समझना चाहते थे, पृथ्वी का इतिहास पढ़ना चाहते थे। इसलिए 1981 में कहा गए थे, ये अंटार्कटिका प्रोग्राम शुरू करे थे। बाकी अंटार्कटिका के क्या फैक्ट है, अंटार्कटिका सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट माना जाता है, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, और ज्यादातर ये बर्फ से ढका हुआ है। बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है, बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, कोई कोई बहुत रेयर ही है जो कोई परमानेंट वहां रह पाए, समझ पा रहे हो। अब इंडिया में एक आता है दक्षिण गंगोत्री, ध्यान से सुनना ये क्या चीज है। इंडिया ने अपना सबसे पहली रिसर्च जो अंटार्कटिक में शुरू करी थी उसको नाम दिया था दक्षिण गंगोत्री, जो 1983 में शुरू किया था, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, बाद में जाके इंडिया ने और स्टेशन बनाए थे, मतलब अंटार्कटिका में अपने अपने कुछ स्टेशन बनाए थे जहां ये बैठ के रिसर्च उन जगहों के बारे में करते हैं। लगभग 40 साइंटिस्ट की टीम थी जो वहां पे रिसर्च के लिए गई थी, चेक करने क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, एनवायरमेंट समझने, आइस और ग्लेशियर को समझने, ग्लोबल वार्मिंग को समझने, गर्मी को। जो सेटलमेंट थी जहां पे इंडियन साइंटिस्ट लिव करते हैं, इवन हैज अ लाइब्रेरी, पोस्ट ऑफिस। दिस शो इंपोर्टेंट कितना है, मतलब इंडियन साइंटिस्ट जहां गए थे ना वहां पे उन्होंने अंटार्कटिका में, वहां पे उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी थी, पोस्ट ऑफिस भी दिखा रखा था। और ये समझो यहाँ से कि अंटार्कटिका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। हर किसी ने अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है अंटार्कटिका में। हमने 1981 में शुरू करा था और 1983 में गंगोत्री दक्षिण मिशन बना के भेजा था, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे ओशन और लाइफ की, मतलब ओशन और उसका कैसा जीवन है, कहता है ओशन एंड कॉन्टिनेंट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर हमारी जिंदगी। देखो हमारे लिए पानी भी जरूरी है और जमीन भी जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा मौसम, बारिश, ठीक है ना, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है ना, फूड, ह्यूमन एक्टिविटी, सब पता चलती है। ओशन का बारिश से क्या लेना देना, देखो आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि ओशन की वजह से ही आपको बारिश आती है, जो मैंने कल आपको समझाया था कि वो समुद्र के पानी ही बादल बन के हमारे पास आता है। वाटर साइकिल वही ना, ओशन का पानी भाप बनता है, भाप बन के धीरे धीरे बादल बनता है और हमारे यहाँ पे आके एयर प्रेशर की वजह से बरसता है। बिना ओशन के जीवन बहुत मुश्किल होता क्योंकि बारिश नहीं होती। इवन अर्थ जो है ना वो पूरा डेजर्ट हो जाता। तो इसलिए समुद्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से बारिश होती है बेटा। ओशन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं,
एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि आधे से ज्यादा वर्ल्ड की ऑक्सीजन जो है ना वो पानी वाले प्लांट से आती है। यानी कि जो हमारे वर्ल्ड है, अर्थ है, उसमें 50% से ज्यादा ऑक्सीजन कहां से आती है? पानी वाले प्लांट से। इस वजह से इसीलिए ये हमारे लंग्स कहलाते हैं प्लेनेट के लिए। हमारे पृथ्वी जो प्लेनेट है अर्थ, उसका ये लंग्स कहलाता है। ठीक है ना? जस्ट लाइक जैसे हमारा फेफड़े हमारी मदद करते हैं ना सांस प्रोड्यूस करने में, बनाने में, उसीलिए। बाकी एक चीज है, ओशन मौसम का भी बहुत फर्क लाता है, क्योंकि ओशन की वजह से ही जो है ना तापमान कंट्रोल होते हैं। ठीक है ना? और जो वेदर की कंडीशन है बहुत मुश्किल वाली, वो भी ओशन की वजह से कम होती है। जो हीट होती है वो पूरे पृथ्वी में बराबर कौन बांटते हैं? ओशन ही बांटते हैं। ठीक है ना? और ओशन सोचो कितने बढ़िया तरीके से हमारे को मौसम में मदद करते हैं। फिर ओशन मदद करते हैं इंसान को। ह्यूमंस जो है ना ज्यादातर वो ओशन पे ही डिपेंड होते आ रहे हैं शुरू से। कैसे? माइग्रेशन। लोग ओशन से, देखो ओशन, थ्रू ओशन नए नए जगह, सोचो ना अगर समुद्र ही ना हो तो लोग इधर से उधर कैसे बसेंगे? तो लोग जो बसते हैं ना, इधर से उधर रहने जाते हैं, वो ओशन की वजह से ही जाते हैं। ठीक है ना? जो पुराने टाइम पे लोग थे वो समुद्रों से ही तो जमीनों पे दूर दूर जाते थे। व्यापार के लिए बहुत यूजफुल है। हम लोग खाना, ऑयल, मशीन, गुड्स, ये सब समुद्र के रास्ते ही तो व्यापार करते हैं। ठीक है ना? मिलिट्री का जो सामान है, नेवी वाला डिफेंस, पानी वाले जहाज का डिफेंस, सिक्योरिटी, मिलिट्री, ये सब कंट्रियां ओशन की वजह से यूज कर पाती हैं। कुछ कुछ फिशिंग, ज्यादातर लोगों का खान पान मछली पे डिपेंड होता है, तो वो हमें समुद्रों से ही तो मिलता है। ओशंस और कल्चर का क्या लेना देना? देखो, ओशन ने बहुत सारे लोगों को भी प्रभावित करा है। कैसे? बहुत सारी जो पानी में रह रही कम्युनिटी होती है ना, उनको समुद्रों के रास्तों से ही कहानियां मिलती हैं। ठीक है ना? कुछ लोग पानी को अपना देवी देवता भगवान मानते हैं। ठीक है ना? और बहुत सारे मिथ, बातें जो बनी हुई है वो समुद्रों से रिलेटेड बनी हुई है। और बहुत सारे मैरीटाइम ट्रेडिशन, तरीके, तौर तरीके जो है वो समुद्रों से ही बने हुए हैं। तो इसीलिए ओशन लोगों के जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? वो सारी चीजें। बाकी इसीलिए वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को। यानी कि आज से 2-3 दिन में आप पढ़ने वाले हो वर्ल्ड ओशन डे। आज क्या तारीख है? 5 जून। 3 दिन बाद वर्ल्ड ओशन डे आ जाएगा। ठीक है? यूनाइटेड नेशन जो है ना, यूएन, समझाऊंगा जब धीरे धीरे बड़ी क्लासों में जाओगे तो यूएन को समझोगे, जो पूरे देश की एक संस्था होती है इस तरीके से, वो पूरे वर्ल्ड की, वो हर साल कहता है हम ओशन डे मनाएंगे 8 जून को। पर्पस यही है कि हम समझ सके कि ओशन हमारे लिए कितना जरूरी है, ओशन बचाना चाहिए हमें, और पानी में रह रहे जानवरों को बचाना चाहिए। ठीक है ना? ऑक्सीजन, ओशन क्योंकि जरूरी है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। क्या ओशन को कोई खतरा है? बिल्कुल। जो ये हम पोल्यूशन फैला रहे हैं ना, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये नुकसान है। क्योंकि बहुत सारी प्लास्टिक हर साल मिलियंस ऑफ टन्स में हर साल वेस्ट ओशन में फेंकी जाती है। एनिमल्स उन्हें खा लेते हैं गलती से, या कोई जो मछली, जो जो क्रिएचर्स हैं वो उसमें फंस जाते हैं प्लास्टिक्स के अंदर, या ओशंस जो है वो इकोसिस्टम उनका खराब हो जाता है। तो ये बहुत नुकसान है प्लास्टिक से पोल्यूशन। दूसरा पोल्यूशन, जैसे मान लो हम लोग ऑयल फैला देते हैं, या इंडस्ट्री का वेस्ट, केमिकल का वेस्ट, कूड़ा करकट हम ओशन में भेज देते हैं, तो नुकसान हो जाता है। ओवर फिशिंग मतलब जरूरत से ज्यादा मछलियों का इस्तेमाल करना, ओशन से ज्यादा जरूरत से मछली निकालना। इससे क्या होता है? मछलियों की आबादी कम होती जा रही है, और जो फूड चेन है वो भी खराब हो रही है मछलियों की। समझ रहे हो? कौन किसको खाएगा, वो सारी चीज नुकसान हो रही है। तो हमें ओशन को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। ठीक है ना? कैसे? प्लास्टिक का यूज कम करो, गंदगी ज्यादा मत फैलाओ ओशन में। ठीक है ना? रिसाइकल करो जो नुकसान है, पानी बचाओ। ठीक है ना? ये सब चीजों को बचाओ। ठीक है? और यहाँ हमारा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाता है, दैट इज ओशन एंड कॉन्टिनेंट। हमारी क्लास 6th का चैप्टर नंबर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है?